गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए कि एटम कैसे बना होता है, एटम के अंदर कौन कौन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, प्रोटॉन कैसे लिखेंगे, न्यूट्रॉन कैसे लिखेंगे, एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सभी को कैसे लिखेंगे आप, हीलियम आयन से अल्फ़ा पार्टिकल कैसे बनता है, बीटा पार्टिकल क्या है, गामा रेज क्या है, बीटा पार्टिकल किसके जैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सभी चीज़ डिस्कस करने के बाद हम लोग आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जैसा कि पहला लेक्चर में आपको बताया गया था कि आज जो तीसरा लेक्चर है इसमें डिस्कस होगा एटॉमिक मॉडल के बारे में। एटॉमिक मॉडल के बारे में कि एटॉम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे मॉडल थे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको इलाबोरेट रूप से आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल है, जो सबसे पहले इंसान थे वो थे थॉमसन साहब। तो आज हम लोग सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आज कहानी है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। आज कहानी है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहता है कि दुनिया का कोई भी एटम, इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, दुनिया का कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। दुनिया का कोई भी एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब कि उस एटम में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ही भरा रहता है। इसका स्टेटमेंट सुनिए, कितना अच्छा स्टेटमेंट है। थॉमसन साहब आते हैं और कहते हैं कि दुनिया का कोई भी एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भरा होगा। और फिर दूसरी बात उसके दिमाग में आते हैं कि एटम को न्यूट्रल भी होना जरूरी है। एटम न्यूट्रल होता है, अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो हमेशा एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता रहेगा और एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया सिकुड़ के एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। कोई भी जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज पूर्ण रूप से भरा होगा। कोई भी एटम होगा वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और दूसरी बात, इस एटम के अंदर में निगेटिव चार्ज, इसके अंदर में निगेटिव चार्ज कहीं कहीं बैठा रहेगा, कहीं कहीं बैठा रहेगा। और ये उसी प्रकार बैठा रहेगा जिस प्रकार तरबूज में उसके सीड्स को अंग्रेजी में कहते हैं बीज बैठा रहेगा। यहाँ समझिए आप इसको। बोला कि कोई भी जो एटम होगा, ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं थॉमसन का कहना था कि कोई भी जो एटम होगा वो कैसा होगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे तरबूज में बीज अंदर में छुपा होता है, उसी प्रकार इसके बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बैठा हुआ रहेगा। तो ये मॉडल किसका हुआ, तो ये मॉडल था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स इसी प्रकार से कहीं कहीं सिचुएट रहेगा, जो इस पूरे एटम को न्यूट्रलाइज बना के रखेगा, ताकि उसके अंदर में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का प्रॉपर्टी है उससे उसको बचा के रखा जा सके। तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसका ड्रॉबैक क्या है। सबसे पहली बात कि सब इनसे ये पूछे, एक रूल्स था उस समय, रूल्स ये था, जैसे कि हम लोग एक बात जानना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन के बारे में, कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर कोई बॉडी है, अगर आप उस बॉडी को गर्म करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है। अगर गर्म करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, या आप किसी बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, या आप किसी भी बॉडी को एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बाहर आएगा। तो इस पे ये कहना हुआ सबका कि अगर बाय द वे ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसमें हर जगह क्या भरा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके सरफेस पर, सरफेस के थोड़ा सा अंदर भरा कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज भरा होगा, अगर कोई व्यक्ति इसको हीट कर रहा है, मान लेते हैं हम लोग इसको किसी भी चीज़ से इसको हम लोग हीट किए, अगर आप इसको हीट देंगे तो वो हीट पहले किसको मिल रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो हीट जिस पार्टिकल को मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज को मिले या निगेटिव चार्ज को मिले, तो वो क्या होगा, एटम से बाहर निकलेगा। लेकिन देखा कि क्या गया कि अगर आप किसी भी एटम को हीट करते हैं तो उस एटम में से
निकलना किसको चाहिए, क्योंकि ये हीट किसको मिल रहा है जाके, पॉजिटिव चार्ज को, तो निकलना किसको चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन क्या देखा गया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाता है, इसका होश उड़ गया, किसका, थॉमसन साहब का। कहानी ये था कि अगर आप ये क्या लिख रहे हैं, ड्रॉबैक, मतलब थॉमसन क्या बोला कि कोई भी एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा तो एटम में क्या भरा होगा, पॉजिटिव चार्ज भरा है, तो अगर आप हीट भी देंगे तो किसको निकलना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को, जैसा कि थॉमसन साहब कह पा रहे हैं। तो ये आपका एटम है, इस एटम में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज भरा हुआ है, आपने इसको हीट किया, जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से क्या होगा, इसमें से किसको निकलना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो किसको हीट मिलेगा पहले, पॉजिटिव चार्ज को, तो निकलना किसको चाहिए यहाँ पे, यहाँ निकलना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं था, वो कौन था, तो वो था इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव चार्ज बाहर निकला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और थॉमसन साहब का डब्बा गुल। अर्थात उनका स्टेटमेंट ये था कि कोई भी पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बाहर तक पॉजिटिव, अंदर से लेकर के बाहर तक पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, लेकिन जब उसको हीट किया गया तो उसमें से कौन निकला, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सब लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मतलब इधर आसपास में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यहीं पे फंस गए कौन, थॉमसन साहब। तब जब थॉमसन के साथ लोगों का कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा, उसके साथ विभेद हो गया, तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को फिर से रीअरेंज करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, वो थे रदरफोर्ड साहब। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को फिर से रीअरेंज करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, उनका नाम क्या है, रदरफोर्ड साहब। देखेंगे सर, जो भी साइंटिस्ट थे उनका एक ही मकसद था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या और अन्य पार्टिकल, क्योंकि आपको बताए थे कि डाल्टन के बाद डाल्टन का स्टेटमेंट था कि एटम डिवाइडेबल नहीं है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब आपने इसको हीट करना शुरू किया तो ये अलग अलग पार्टिकल्स में टूटा, बहुत सारा पार्टिकल में टूटा, जैसे कल बता रहे थे आपको, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके बाद आपका पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन, सिग्मा मेसॉन है, फोटॉन है, बोसॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है, ढेर सारे पार्टिकल्स में टूटा। लेकिन फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, जो भी साइंटिस्ट अपना एटॉमिक मॉडल लेके आते हैं उनके मन में एक ही बात है, उनके मन में ये है कि जो हमारे पास एटम है, उस एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा है, बस उसी अरेंजमेंट के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो क्या कहना हुआ थॉमसन का कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से बैठा होगा जैसे कि वाटरमेलन के अंदर में उसका सीड्स बैठा होता है, तरबूज के अंदर में उसका जो बीज है वो बैठा होता है, ये स्ट्रक्चर। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक इसका ये था, यदि आप एटम को हीट करते हैं तो उसमें से निकलना किसको चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि सरफेस पर पहले आप जब हीट दोगे तो हीट कहाँ टच करेगा, पहले सरफेस को, उसके बाद हीट जो है अंदर एंटर करेगा। तो ये जो आपने हीट दिया वो किसको मिलना चाहिए, पहले सरफेस को। तो पहले कौन निकलेगा, जो सरफेस पर होंगे। तो सरफेस पर थॉमसन के अनुसार सरफेस पर कौन है, देखिए सबसे बाहर में कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो निकलना किसको चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं था, वो कौन था, वो निगेटिव चार्ज था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं था, वो निगेटिव चार्ज था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही ड्रॉबैक सबको दुविधा में डाल दिया कि ये हो क्या रहा है। तब लगा कि नहीं, थॉमसन साहब फेल हो चुके हैं। और फेल होने के बाद भी हम लोग इसीलिए इसको पढ़ते हैं और बहुत चाव से पढ़ते हैं। पढ़ने का मेन मकसद ये होता है कि हम लोग बोलते हैं कि बैठल से बिगाड़ भला, मतलब क्या कि जब जहाँ कोई कुछ नहीं बोल पा रहे थे उन्होंने एक इनिशिएटिव किया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या पढ़ा, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। उसके बाद दूसरा कौन आए, तो दूसरा जो आ रहे हैं उनका नाम है रदरफोर्ड साहब। देखेंगे अब दूसरे जो हमारे प्यारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रदरफोर्ड साहब। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट, और रियल में जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने खुद से नहीं किया था, इनके दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने किया। होता क्या है कि जब आप जैसे कि आप फाइनल ईयर में जाते हो तो वहाँ पे आपको अपना एक थीसिस पेपर लिखना होता है, उस थीसिस का एक मेंटर होता है, तो वही
ये जो थेसिस था जिनका, उनका ये मेंटर थे रदरफोर्ड साहब, तो इन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो दूसरा जो एटॉमिक मॉडल है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल बहुत इंटरेस्टेड है और ये रियल में बहुत कुछ अच्छा बात बोले। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे। रदरफोर्ड साहब क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात कि ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से मोटिवेट थे। इनका कहना था कि जो सबसे पहली बात कि एक एटम लिया जाए, तो आप एटम कैसे लेंगे? तो ये एटम को लेने के लिए एक मटेरियल होता है जिसका नाम है गोल्ड। गोल्ड जो है वो सबसे लचीला मटेरियल होता है, वो सबसे ज़्यादा लचीला है, जिससे आप बहुत लंबा वायर बना सकते हैं, बहुत लंबा प्लेट बना सकते हैं। तो ये क्या किए, गोल्ड का जो है एक फॉयल लिए। फॉयल का मतलब बहुत एकदम पेपर सा प्लेट, उसका पेपर सा फॉयल। तो ये क्या किए, गोल्ड का फॉयल लिए जो बहुत ही पतला था। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड का फॉयल लिया। ये गोल्ड फॉयल है, सोने का पतला सा पत्थर जैसा है, इसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल। और इसका जो थिकनेस होता है, मोटाई, वो मोटाई है 10 के पावर -3 मीटर। मतलब 1 मीटर का 1,000वां भाग। ओके, 10 के पावर माइनस, ये बहुत ही पतला चादर है। कितना? तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका गोल्ड फॉयल। तो ये आपका हो गया गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है, सोना का बना हुआ पतला सा ये प्लेट जैसा है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गन लिए और वहाँ उसमें से अल्फा पार्टिकल रेडिएट करवाना शुरू किए। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि अल्फा पार्टिकल इमिट कैसे होता है। तो जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको लेके चलेंगे तो वहाँ पे समझाएंगे कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लेटिनम है, सीरियम है, रेडियम है, ये सभी के सभी मटेरियल रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं। और इन सभी में जो रेडियम है वो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो यदि आप रेडियो एक्टिव मटेरियल पर, जैसे आपके पास यूरेनियम है, अगर आप इस पर एक स्लो न्यूट्रॉन से हिट करवा देंगे, अगर आप किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल को न्यूट्रॉन से हिट करवा देंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को प्रभावित करने वाला एकमात्र इंसान है। यदि आप न्यूक्लियर, आपको जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहता है कि यदि आप किसी एटम के न्यूक्लियस की तरफ यदि आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को थ्रो करते हैं तो वो न्यूक्लियस तक पहुँचते पहुँचते उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है और वो फुल्ली कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल में। मतलब कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुँच पाता है। तो न्यूक्लियस तक पहुँचने वाला एक ही इंसान होता है जिसके पास चार्ज ना हो। तो चार्ज किसके पास नहीं है? न्यूट्रॉन के पास। तो ये एक न्यूट्रॉन ऐसा आदमी है जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर सकता है। तो यदि आपको किसी एटम के न्यूक्लियस को एक्टिवेट करना हो तो आप किसके बारे में सोचेंगे? तो आप न्यूक्लियस की सहायता लेंगे और आप उसको उसके न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यूरेनियम 235 है, आपने लेकिन न्यूट्रॉन स्लो होना चाहिए। इन्हें कि बहुत जोर से गए ऐसे ईटा की तरह मार दिए, फट जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस उसका बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर क्या किया, आप न्यूट्रॉन डाल दिए। तो ये न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन कैसा है? स्लो है। वो जा करके यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को हिट करेगा। जैसे ये हिट करेगा ये टूटेगा क्रिप्टॉन में, ये टूटेगा बेरियम में, उसके बाद मिलेगा एनर्जी और उसके बाद मिलेगा 3 गो न्यूट्रॉन। और ये 3 न्यूट्रॉन आगे चल के केमिस्ट्री को, मॉडर्न फिजिक्स को इतना ऊंचाई तक बढ़ा दिया कि जिसकी चर्चा अभी करना बेकार है। बड़े बड़े लोग हैं, थोड़ा सा लेट से चर्चा करेंगे। तो हम लोग ये देखें कि आपको अगर अल्फा पार्टिकल निकालनी हो तो उसको किससे निकालेंगे? यूरेनियम 235 को उस पर स्लो न्यूट्रॉन से हिट करेंगे। तो कोई भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा रेज को इमिट करते रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे अल्फा रे चाहिए, हम लोग सोचे कि अल्फा रे चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेडियम का गन ले लेंगे। इसमें रेडियम भरा हुआ है। इस रेडियम सबसे अधिक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इस सब पॉइंट को याद रखेंगे आप, ना भी मन करे तो भी। रेडियम जो है वो सबसे अधिक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। उस पर आपने क्या किया? स्लो न्यूट्रॉन से हिट किया। स्लो न्यूट्रॉन जैसे ही हिट करेंगे तो इसमें से निकलेगा अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल। हम लोगों को अल्फा चाहिए तो बीटा और गामा पार्टिकल को हम लोग खा जाएंगे। हम लोग नहीं खा जाएंगे, उसको खिलाने के लिए कुछ लोग होते हैं,
उसकी चर्चा न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या किए, बीटा और गामा को खा लिए, तो बच गया कौन, अल्फा। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा और वो जाकर के हिट करेगा, और कल बताए थे अल्फा पार्टिकल किसके जैसा, हीलियम प्लस प्लस आयन के जैसा। अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस प्लस आयंस के जैसा होता है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलना शुरू होगा, ढेर सारा अल्फा पार्टिकल से हम लोग क्या किए, इस पर हिट किए। तो जब ढेर सारा अल्फा पार्टिकल गया तो उसमें से ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल गया और इसको इससे टकराते हुए हिट करते हुए सीधे निकल गया। दूसरा अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। दूसरा अल्फा पार्टिकल जब गया तो क्या देखा गया कि वो हल्का सा डेविएट होकर निकला। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बगल से बहुत लोग जाते हैं, बहुत हल्ला हो जाता है। इस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ आनंद सर को सुनिएगा, ठीक। उसके बाद आज मेरे लिए खुशी का क्षण है कि मेरा यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट खुल चुका है। आज हमको लगता है कि यूट्यूब वाला मेरा भी नाम जान गया है, इसलिए आप लोग भी तो थोड़ा खुश हो जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल है, ये सब पॉजिटिव पार्टिकल है, सब जा रहा है। जा करके एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो चुपचाप बाहर निकल गया, दो अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो जाकर के थोड़ा सा डेविएट हो गया, डेविएट मतलब थोड़ा सा मुड़ जाना, और जो तीसरा अल्फा पार्टिकल था, चौथा था, वो जाकर के यू टर्न ले लिया, ठीक है। और जो पांचवा था वो जाकर के थोड़ा सा डेविएट हुआ, और जो छठा था वो भी जाकर के थोड़ा सा डेविएट हुआ, लेकिन जो अगला पार्टिकल था वो सीधे निकल गया। आप गौर करिए कि ये जो बीच का लाइन है उसके ऊपर जैसा फिगर है वैसा ही उसके नीचे फिगर है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड साहब ने फिल किया, ये फेनोमेना हुआ, ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस को देखते हुए उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। इनका कहना था ये एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद इनका कुछ स्टेटमेंट आया, और वो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, और वो क्या रहे जरा ये समझिए। इनका कहना था कि ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जा करके गोल्ड फॉइल को हिट किया और निकल गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज यू टर्न लिया। इनका कहना हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज यू टर्न इसीलिए लिया क्योंकि इसके सामने में इसी के जैसा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल कौन करता है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा। थॉमसन साहब जो बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा होगा, तो रदरफोर्ड थोड़ा थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट से खुद को अलग करते जा रहे हैं। इनका कहना है कि पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है, तो ये रिपेल किया तो यहाँ पे यू टर्न लेके सीधा वापस आ गया। दूसरी बात, अगर एक पॉजिटिव चार्ज जो सीधे चला गया, मतलब इसके आसपास कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, मतलब इधर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। आप देखेंगे थोड़ा नज़दीक से जो गया है वो इस पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव के कारण थोड़ा सा मुड़ गया, रिपेल कर दिया, थोड़ा सा मुड़ गया। जैसे आप दौड़ के आ रहे थे, हम आपको धक्का दे दिया, आप उधर गिर गए जाके, तो वैसा ही कहानी है। लेकिन जब आप मेरे से दूर से होते हुए दौड़ते हुए जाओगे तो मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो हम आपको धक्का नहीं दे पाएंगे। आप मेरे करीब से गुजरे, हम पॉजिटिव चार्ज आपको थोड़ा सा धक्का मार दिया, आप मेरी तरफ टकराने आओगे तो उल्टा धक्का मार देंगे, बात खत्म है। तो वैसा ही कहानी हुआ। और दूसरी बात, 20,000 अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, उसके तुलना में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होता है जो यू टर्न लेता है। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसका कुछ कंक्लूजन था जो दुनिया को सुनाया और बहुत पसंद आया सबको। इनका पहला स्टेटमेंट ये था कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। देखिए बाहर का एटम का जो मैक्सिमम भाग है, एटम का जो बाहरी भाग है, जो मैक्सिमम भाग है, वो खाली होता है, इम्प्टी होता है। तीसरा पॉइंट था कि एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस स्थान को आप कहते हैं न्यूक्लियस। एटम के बीच में कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, और आप उसको क्या बुलाते हैं, आप उसको बुलाते हैं न्यूक्लियस। तो एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा और आप उसको क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियस। चौथा कि एटम, अगर एटम का बाहरी भाग खाली है तो जहाँ पे खाली है वहाँ पे मास बहुत कम होगा,
जहाँ पे खाली है वहाँ पे मास बहुत कम होगा, और जहाँ पे कुछ बैठा हुआ है वहाँ पे मास अधिक होगा। तो इनका कहना हुआ कि एटम का जो मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेट होता है, तो मास इज कंसंट्रेट एट द न्यूक्लियस। मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस पर कंसंट्रेट होता है। मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेट होगा, न्यूक्लियस पर कंसंट्रेट होता है। पांचवा, न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं। न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन कौन लोग होंगे, दो लोग होंगे, एक होगा प्रोटॉन और एक होगा न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही न्यूक्लियस का मतलब एटम का मास बनाता है। इसका मतलब एटॉमिक मास बनाने वाले कौन होंगे, P+N होंगे। कल भी ये बताए हैं एटॉमिक मास कौन कौन लोग मिलके बनाता है, P और N, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ये दोनों मिल करके बनाएगा एटॉमिक मास बनाएगा। छठा स्टेटमेंट था इसका, छठा स्टेटमेंट था कि A बराबर क्या बन गया, P+N, ये दोनों मिलके। और एक बात याद रखेंगे, इस दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग एक वर्ड बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, एक साथ मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के हम लोग क्या बुलाएंगे, न्यूक्लियॉन्स। और एक बात आपको समझना है कि न्यूक्लियॉन्स कहिए या हम लोग जैसा आदमी उसको एटॉमिक मास बुला लेंगे तो कोई गुस्सा नहीं करिएगा। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास बुलाइए या आप उसको न्यूक्लियॉन्स बुलाइए, क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स वर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत विकराल रूप लेगा और ये आपके साथ साथ चलेगा, इसके बिना आपका दिन नहीं कटेगा उधर। तो ये न्यूक्लियॉन्स को आप समझिए, अर्थात न्यूक्लियस में कौन कौन लोग होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियस का सारा मास बनाता है और इसीलिए P+N को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। और P+N को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहिए या आप उसको एटॉमिक मास कहिए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठा पॉइंट कहना हुआ, इसका छठा पॉइंट कहते हैं रदरफोर्ड साहब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, तो वो न्यूक्लियस के बाहर कहीं बैठा रहेगा। तो उसका छठा स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड का मतलब हुआ है अपना गद्दा लगा के बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है, तो न्यूक्लियस के आउटसाइड में जाके बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ बैठा, वो न्यूक्लियस के आउटसाइड में जाके बैठ चुका है। नेक्स्ट, और सातवां पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो, जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, घूमता रहेगा। और घूमते समय इसका आठवां बात ये कहना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हम लोग चलते हैं जरा सा इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म में, वहाँ पे फिजिक्स ये कहता है, मतलब जैसे कि हम लोग डुअल नेचर में पढ़े थे कि डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट था कि यदि आप इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से, और एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका वेलोसिटी c के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कल के लेक्चर में, मतलब कि डुअल नेचर ऑफ लाइट में, एक साइंटिस्ट थे, बड़े बुजुर्ग आदमी, उनका नाम था डी ब्रॉगली साहब। उनका कहना था यदि आप किसी पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से फेंकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से फेंकते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। उस बात को तो रदरफोर्ड नकार नहीं सकता था, इसके मुंह से वो निकल गया बात कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो घूमते समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। इसी चीज पे फंसा लिया इसको कौन, बोर साहब, नील्स बोर, बड़ी भयानक आदमी, बहुत राण आदमी थे वो। और क्या किए, इसको फंसा लिए, किसको, रदरफोर्ड को। क्या कहे, अब देखिए रदरफोर्ड के मुंह से क्या निकला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन का तो स्पीड हाई है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहता है हम लोगों को कि दुनिया का किसी भी पार्टिकल को अगर हाई स्पीड से आप फेंकोगे तो वो क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। आप इसी को नकार नहीं सकते। रदरफोर्ड से कई गुना भारी साइंटिस्ट डी ब्रॉगली साहब हैं, उनकी बात को आप काटेंगे, लोग मारेगा आपको। तो आप क्या किए, यहाँ पे इसको बोलना पड़ गया कि जब ये घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। और इस तरीके से इनका कहना हुआ कि किसी भी एटम के अंदर, अब समझिए इसका लास्ट स्टेटमेंट क्या है, एक नोट आपको सुनाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि
हम एटम को जाकर के पोस्टमार्टम किए और उस पोस्टमार्टम में ये पता चला कि बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा, बाहर में पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस कहा जाएगा और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेचारा यहाँ बैठे रहेंगे और बच गया एक और फंडामेंटल पार्टिकल जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही पढ़ते हैं जबकि पार्टिकल बहुत सारे हैं, आपको बताए हैं हम, इस बात से कभी मुंह मत मोड़िए। तो ये न्यूक्लियस में कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा चक्कर काटता रहेगा और चक्कर काट के ये बेचारा परेशान है इधर, ठीक है। ये बात बोले। और चक्कर काटते समय जो सबसे एक मेन बात है वो ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। क्या कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने का? कारण सिंपल सा है, अगर आपका टेंगड़ी पकड़ें और आपको लाइट के वेलोसिटी से फेंक दें तो आप वेव बन जाइएगा। मतलब दुनिया के हाथी को भी अगर जोर से फेंक दीजिएगा तो वो वेव बन जाएगा। लेकिन एक बात, जिसका मास अधिक होगा वो छोटा वेव बनेगा, उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, आप उस वेवलेंथ को कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी हल्के पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसका वेव अधिक होगा। तो सबसे पहली बात ये कहना हुआ कि अगर आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा और घूमते समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। अब अभी तक ये एक्सपेरिमेंट था और ये पूरा कंक्लूजन था। अब इस कंक्लूजन को इसके ड्रॉबैक में बदलने वाले एक साइंटिस्ट है जो आपके सामने आ रहे हैं, देखिएगा। उनका नाम था नील्स बोर साहब। नील्स बोर साहब इनसे ये पूछते हैं, इनको ये समझाना चाहते हैं, समझिएगा इस पॉइंट को अब अच्छे से, कि बाय द वे अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक। ये ड्रॉबैक किसका है? ये ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का। उनका कहना हुआ कि एक लाइन आपको समझाते हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। अगर बाय द वे ये एटम है, मान लेते हैं ऐसा, ये एटम है, कोई हरहड़ कचकच का बात नहीं है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? न्यूक्लियस के चारों ओर। चलिए घुमाते हैं। तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट है, इसमें हम लोग क्या किए, इस इलेक्ट्रॉन को रख दी। अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारा रिवॉल्व करेगा, तो जब रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी इमिट करेगा। अगर एनर्जी इमिट कर दिया तो जब जैसे आपने लिखा कि E बराबर ½ mv², तो एनर्जी अगर घटेगा तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होगा? वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज होगा तो ये क्या करेगा, उस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। जैसे वेलोसिटी कम होगा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस हमेशा क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। जैसे स्लो होइएगा खींच लेगा आपको। आप फिर यहाँ तक आए, फिर आप एनर्जी निकाल दिए, ठीक, आपका वेलोसिटी फिर कम हो गया, फिर ये अंदर की तरफ खींच लिया, आपको ऐसे खींच लिया। फिर यहाँ तक आए, फिर आप थोड़ा सा एनर्जी, आप हमेशा एनर्जी छोड़ते रहते हो, फेंकते रहते हो, अपने में से निकाल के फेंकते रहते हो। एनर्जी आपने फिर फेंका, फिर ये क्या होगा, आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा। आपने फिर एनर्जी निकाल के फेंका, आपका वेलोसिटी फिर कम होगा। और एक दिन ऐसा होगा जब आप न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आज एक पॉइंट पे आकर के जमा होगा। और कहा जाता है कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे आ जाए तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। समझिए, अगर यहाँ पे ये कौन आ रहा है, ये निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये निगेटिव चार्ज आ रहा है। निगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच गया, आज न्यूक्लियस में पहुँचा। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यहाँ पे एक जगह हो जाएगा तो यहाँ पे एक फिनोमेना होगा शॉर्ट सर्किट का। और शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा तो जो न्यूक्लियस है वो कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियर कोलैप्स कर जाएगा। और ये सबके साथ होता है। न्यूक्लियस कोलैप्स करने का मतलब आपका बुक रखा ही फट गया, आपका शर्ट पहना ही फट गया, आपका पेन रखा टूट गया, आपका फ़ोन रखा टूट गया, मतलब कुछ भी ऐसा फिनोमेना हो रहा है। अर्थात दुनिया का कोई भी बॉडी स्टेबल नहीं होता। तो लेकिन सब लोग क्या देखते हैं कि जो चीज़ कल था वो आज भी है, कोई भी बॉडी कल था वो आज भी है, मतलब कि कोलैप्स नहीं हो रहा है। लेकिन अगर रदरफोर्ड के इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, कोई किसी भी बॉडी को रखे फट जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, न्यूक्लियस बर्बाद हो जाना चाहिए, बॉडी को बर्बाद हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यही ड्रॉबैक है किसका, रदरफोर्ड का। उसके बाद साइंटिस्ट आए नील्स बोर, वो बोले कि सब लोग अपना अपना भाषण बंद करिए, अब हमको समझाने दीजिए। और वो बहुत गजब तरीके से हम लोगों के सामने कुछ कॉन्सेप्ट को रखना चाहते हैं। और उनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉन्सेप्ट को आप सुनेंगे, एकदम कान लगा के सुनेंगे। तो अगला जो साइंटिस्ट आ रहे हैं हमारे सामने वो कौन है, वो है बोर साहब, और उसका पूरा नाम है नील्स बोर। तो जब बोर साहब आए तो वो अपना एक एटॉमिक मॉडल लेके आए और इसी के एटॉमिक मॉडल को अभी तक हम लोग पढ़ते हैं।
लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि बोर साहब में भी बहुत डिमेरिट है, लेकिन उसके उस डिमेरिट को हमारे समाज में, फिजिक्स के समाज में एक मैकेनिक्स चलता है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, जो प्लैंक साहब के द्वारा दिया गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स आकर के और बोर साहब का स्टेटमेंट मिल करके अभी के फिजिक्स को बहुत ऊपर तक ले गया है। इसीलिए बोर के पास जो कॉन्ट्राडिक्शन था, उसके पास जो ड्रॉबैक था, क्वांटम मैकेनिक्स आकर के उसको इतना प्यार से ख़त्म किया है। आप जब आगे पढ़ोगे, जब बोर्स का एटॉमिक मॉडल और क्वांटम फिजिक्स जब दोनों आपस में जाकर के जुड़ेगा, तो आप गजब का चेंज देखोगे, गजब का वहाँ कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, आपका मन खुश हो जाएगा। भगवान करे आपका मन हमेशा खुश रहे। चलिए अगला हेडिंग देंगे आप एकदम प्यार से, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपके सामने जो आज हेडिंग है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपके सामने हम अगला हेडिंग लाए हैं, उसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बड़ी ज़बरदस्त आदमी एकदम ठोक के बात बोले हैं। देखिए ठोक के क्या बात बोलते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसका क्या कहना है जरा इसको सुनेंगे, हर लाइन को एकदम अच्छे से आप सुनेंगे। इनका कहना है कि सबसे पहली बात, रदरफोर्ड बहुत बात सही बोला। रदरफोर्ड जितना भी बात बोला सब सही था। एटम स्फेरिकल होता है, हाँ होता है। एटम स्फेरिकल होता है, हाँ होता है, सही बात है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, एकदम सही बात है। न्यूक्लियस होता है, एकदम सही बात है। तीसरा, हर एक पॉइंट को सुनेंगे। तीसरा, एटम का रेडियस 10 के पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है, हाँ होता है। चौथा कि न्यूक्लियस का रेडियस 10 के पावर -15 मीटर का होता है, हाँ होता है। पांचवा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हाँ होते हैं, ये एकदम सही बात है। छठा बात रदरफोर्ड ये बोला था, रदरफोर्ड ये एक और बात सही है कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, मतलब न्यूक्लियस के मास को ही हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, एकदम हाँ होता है, एकदम सही है। अब देखिए ये काटना शुरू किए बात को, किसका, रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड का कहना है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और वो घूमते घूमते न्यूक्लियस के करीब आने लगता है, वही ने उसको टेंशन दिया था, घूमते घूमते न्यूक्लियस के करीब आने लगता है, यही टेंशन दिया था रदरफोर्ड को। तो ये बोले कि जो रदरफोर्ड को टेंशन दिया उससे तो हमको बचना है, तो हम वो बात बोल भी नहीं करेंगे। तो कौन बात नहीं बोलेगा, इसका कहना हुआ हमको ये नहीं बोलना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते न्यूक्लियस से करीब आएगा तो फिर तो जुल्म हो जाएगा। तब ये बोले कि नहीं, अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस पर, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूमेगा उसी पर घूमता रहेगा। ये नया स्टेटमेंट है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूमेगा उसी पाथ पर घूमता रहेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, और ऐसा मत समझो कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ पर घूम सकता है, ऐसा एकदम मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ पर घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर घूमेगा जिस पाथ पर घूमने के लिए उसको अलाउ किया गया है। तो किस पाथ पर घूमेगा, बोला इलेक्ट्रॉन हमेशा उस पाथ पर घूमेगा जो पाथ आपको दिया गया है। अब कैसे समझेगा इलेक्ट्रॉन का ये पाथ है, बोला सुनिए, बोला इलेक्ट्रॉन का पाथ वो पाथ होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2π होगा। समझिए इस लाइन को, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर मूव करेगा, उसी पाथ पर राउंड 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 घूमेगा जिस पाथ पर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो n ऑर्बिट की संख्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, h/2π। और यहीं से बोर के एटॉमिक मॉडल में क्वांटम मैकेनिक्स ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। यही वो फॉर्मूला है, यही वो जगह है जहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स के साथ मैच होता है। देख लो आप, मैच हो चुका है और यहाँ के बाद बवाल होगा। तो क्या हो गया, mvr इक्वल टू कितना हो गया, nh/2π। तो ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, v क्या इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, r क्या इलेक्ट्रॉन का रेडियस और n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π का वैल्यू 2π। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल होगा। बात नंबर 1, बहुत छोटा सा बात बोलेंगे, बहुत विकराल रूप लेने वाला आगे। चलिए 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट कहते हैं, ये 8वां पॉइंट कहते हैं। 8वां पॉइंट में क्या कहते हैं जरा ये समझिए, कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, फिर समझिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड ऑर्बिट। ग्राउंड ऑर्बिट
या उसी को बोलेंगे स्टेबल ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इसको? स्टेबल ऑर्बिट। जिसमें भी घूमेगा वो उसका क्या होगा? ग्राउंड ऑर्बिट कहिए या उसको स्टेबल ऑर्बिट कहिए, लेकिन उसके अलावा जितना भी ऑर्बिट होगा उसको बोलेंगे एक्साइटेड ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड ऑर्बिट। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ऑर्बिट में नहीं रहना चाहता है, अगर वो जाता भी है तो 10 के पावर -8 सेकेंड के अंदर वो वहाँ से जंप करके फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में या वो स्टेबल ऑर्बिट पहुँच जाता है। ओके, आठवां पॉइंट सुनेंगे आप। आठवां पॉइंट कहता है कि मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट। ये सभी जो ऑर्बिट है ये ऐसा होता है, सर्कुलर होता है। ऐसा अभी फिलहाल सर्कुलर बोल रहे हैं, सर्कुलर होता नहीं है, गलतफहमी का शिकार मत रहिए। तो यहाँ पे ये सभी जो आप बनाए हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। तो इसको आप ऑर्बिट कहिए या आप इसको सेल कहिए। इसको डिनोट करते हैं n = 1 2 3 4 आगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, 4 है, क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि ये जो 1 2 3 4 है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। रियल में क्वांटम क्या था? तो क्वांटम जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का कहना था, वो दिए थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उनका कहना था किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोमेंटम या एग्जैक्ट पोजीशन आप पता नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को पता लगाने के लिए ये लोग एक क्वांटम बनाए। क्वांटम का मतलब वी ट्राई टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन अगर पता करना हो उसके लिए आप यूज करते क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो के इसी को हम लोग डिनोट करते हैं K, L, M, N ... इत्यादि से। ओके, और ये जो आपके पास n = 1 है, n = 2 है, अब जरा समझेंगे। अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, गौर करिएगा। अगर आप किसी भी, जैसे कि आप अगर बाहर की तरफ जाओगे तो एनर्जी इसका इंक्रीज करेगा, एनर्जी बढ़ेगा। मतलब यदि आप इस दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दोगे तो ये बाहर वाले ऑर्बिट में जाएगा, और यदि आप इसका एनर्जी लोगे तो ये नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन और इसी को बोलते हैं डी एक्साइटेशन। इसका नाम है एक्साइटेशन और इसका नाम है डी एक्साइटेशन। तो ये क्या होगा, इसमें दूसरे ऑर्बिट में से तीसरे में जाएगा और एनर्जी देंगे तो तीसरे से चौथे में जाएगा, फिर यहाँ से तुरंत डी एक्साइट होकर कहाँ आएगा, दूसरे में आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एक्साइटेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डी एक्साइटेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक है एक्साइटेशन और दूसरा क्या है, डी एक्साइटेशन। ओके, अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट आपका कहता है, 9वां पॉइंट कहना है कि अगर आपको मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में लेके जाना है तो आप जो एनर्जी देंगे वो इसी के डिफरेंस के बराबर देंगे। अगर मान लीजिए इसका पहले का एनर्जी E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3, चौथे का E4, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में है, अगर उसको तीसरे में लेके जाना है तो आप E3 - E2 के बराबर एनर्जी देंगे। आप E3 - E2 के बराबर एनर्जी दे, एक बार में देंगे। इन्हें कि 5-5 रुपये करके दे रहे हैं 200 टका पुराना है तो काम नहीं होगा। तब 200 रुपया है तो 200 रुपये एक साथ कैश निकाल के आप दीजिए। ओके, तीसरी बात कि अगर बाय द वे आपको दूसरे से चौथे में लेके जाना है तो चौथे और दूसरे के बीच का जो एनर्जी का गैप है उतना एनर्जी आप उस इलेक्ट्रॉन को एक बार दीजिए। तब क्या होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सीधा निकल करके 4th ऑर्बिट में जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। और क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लौटेगा तो उसका नाम क्या है, डी एक्साइटेशन। तो यहाँ पे एक्साइटेशन होगा और डी एक्साइटेशन होगा। ये था 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट कहता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है और तीसरा ऑर्बिट है। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 2n² होता है। जैसे पहले ऑर्बिट के लिए n = 1 तो इलेक्ट्रॉन होगा 2 × 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 गो। अगर n = 2 है तो कितना होगा, E = 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 × 8, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा मतलब ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर तीसरा ऑर्बिट होगा तो E = 2 × 2 की पावर 3, 2 × 4 × 8, कितना हो गया 2 की पावर 3, 8 × 16। तो यहाँ पे हो गया कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे
3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 दूना 18। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। चौथे में 4 चौका 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में 25 दूना 50 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18, 32, 50, इस तरीके से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का लोड बढ़ता जा रहा है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का लोड बढ़ता जा रहा है। अब लोड बढ़ता जाएगा तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको एक के रूम में शिफ्ट नहीं करते, अलग अलग रूम में कम कम गेस्ट करके आप शिफ्ट कर दिए। तो जब गेस्ट का नंबर बढ़ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको 11 नंबर पढ़ना पड़ेगा। 11 नंबर ये कहता है कि अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का लोड रेगुलरली बढ़ रहा हो, अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का लोड लगातार बढ़ रहा हो तो आप इसे सब ऑर्बिट में तोड़ना शुरू कीजिए। तो सब ऑर्बिट कौन कौन है, एस हैं, पी हैं, डी हैं और एफ हैं। एस जो है अपने में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, पी 6 इलेक्ट्रॉन, डी कितना रखता है 10 इलेक्ट्रॉन, एफ कितना रखेगा 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। और एक बात जानिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है एफ का, उसके बाद डी का, उसके बाद पी का, उसके बाद एफ का, एस का। सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ सब ऑर्बिट का, उसके बाद डी सब, ये सब ऑर्बिट है। एफ पी जो है ये भी सब ऑर्बिट है। सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ का, उससे कम डी का, उससे कम पी का और सबसे कम एस का एनर्जी होता है। तो क्या हो गया कि जैसे n बराबर 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसमें सिर्फ एस सब ऑर्बिट होगा। अगर ये ऑर्बिट दो है, n बराबर 2 है, तो इसमें 2 सब ऑर्बिट होंगे s और p। यदि n का वैल्यू 3 होगा तो इसमें 3 सब ऑर्बिट होगा s p d। अगर n का वैल्यू 4 है तो इसमें 4 सब ऑर्बिट होगा s p d और f। और 4 के बाद तो सब ऑर्बिट होता नहीं है, तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट 5 भी होगा तो इसमें s p d f ही होगा। अगर छठा ऑर्बिट होगा तो इसमें भी s p d f ही होगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है किसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल का। जो लोग 12th बोर्ड देने वाले हैं वो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, और दूसरा बोर्स का ड्रॉबैक लिखने के लिए कि बोर्स का क्या ड्रॉबैक है। अब आप ड्रॉबैक्स को सुनेंगे और उसको लिखेंगे अच्छे से। सबसे पहली बात कि बोर्स ये जितना कहानी बोला सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बोला। क्या बोलना चाह रहे हैं हम आपको सिखाना चाहते हैं ड्रॉबैक। किसका ड्रॉबैक है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे ड्रॉबैक। ये ड्रॉबैक किसका है, ये ड्रॉबैक है बोर साहब का। क्या कहना हुआ कि बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल है ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा, बोर साहब अपने एटॉमिक मॉडल को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ अच्छे से जोड़ नहीं पाए। चौथा बात यह है कि बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें डी ब्रॉगली का जो मैटर वेव थ्योरी है उसका ध्यान नहीं रखा गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी इसका डिमेरिट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमेरिट ये है, होता क्या है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का नाम स्पेक्ट्रोस्कोप भी है, स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा आप स्पेक्ट्रम को देखते हैं, आप रेडिएशन को देखते हैं। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वापस आते समय ढेर सारा रेडिएशन निकालता है, जिसको आपने पढ़ा होगा कौन कौन सी लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रूप में। तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये डिफाइंड नहीं कर पाते हैं कौन, बोर साहब। इसीलिए उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम है फाइन लाइंस। तो फाइन लाइंस को नहीं डिफाइंड कर पाते हैं कौन, बोर साहब। बोर्स के एटॉमिक मॉडल के द्वारा जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनता है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो ये एक्साइटेशन हो, वो इमिशन मॉडल हो, उसको ये क्लियर नहीं कर पाता है और उसी को बोलते हैं फाइन लाइंस। तो ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसके द्वारा फाइन लाइंस को डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, आप सबसे मेरा निवेदन है। ओके, तो यहाँ तक में हम लोग समझे किसको, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, बोर्स के एटॉमिक मॉडल को। अब हम लोग इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करेंगे। आप डरिए मत, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन होगा रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, वेवलेंथ कैलकुलेशन, और कैलकुलेट करेंगे और लंबा लंबा बड़ा सा फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। और आपको सभी टर्म को याद रखना है ताकि आप जेईई और नीट में सवाल को अच्छे से बना पाइए।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।